ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। एक महिला को गर्भपात की अनुमति दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट असमंजस में आ गई है। इजराइल ने गाजा में भारी मात्रा में सेना उतारकर किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दिया है और भारत ने फिलिस्तीन पर अपने पारंपरिक रुख को दोहराते हुए यूरोप और अरब के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये हैं आज के अखबार यानी 13 अक्टूबर के संस्करणों की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज के अखबार का ये एपिसोड। आज के अखबारों की सबसे रोचक खबर एक गर्भवती के सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका से जुड़ी सुनवाई की है। 2 बच्चों की मां को 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जाए या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी असमंजस है। इस खबर को जनसत्ता, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर विस्तार से लगाया है, जबकि दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर का टीजर पहले पन्ने पर दिया है। अवसाद और तीसरे बच्चे को पालने में असमर्थ होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी थी, जो कि 26 सप्ताह की गर्भवती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। पहले से 2 बच्चों की मां इस महिला के मामले में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एम्स मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर ने 10 अक्टूबर को एक ईमेल लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर वे इस चरण में इस महिला का गर्भपात करते हैं तो भ्रूण के जीवित रहने की संभावना रहेगी। यह मामला सीजेआई चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली पीठ के समक्ष गुरुवार को आया। इससे पहले बुधवार को 2 महिला न्यायाधीशों की पीठ ने महिला से जुड़े अपने 9 अक्टूबर के आदेश पर खंडित फैसला दिया था, यानी जजों की राय अलग अलग थी, जिसके बाद अब मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में बेहद तल्ख टिप्पणियां भी की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला के अधिकार का सम्मान है, लेकिन हम उनके कोख में पल रहे बच्चे को मारने का आदेश कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कोख में पल रहे बच्चे के भी अधिकार हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ये महिला पहले ही 2 बार गर्भधारण कर चुकी हैं, इसलिए उन्हें सभी परिस्थितियों का पहले से अंदाजा है। फिर वे 26 सप्ताह से क्या कर रही थीं? क्या वो और 2 सप्ताह नहीं रुक सकती ताकि ये बच्चा स्वस्थ रूप से दुनिया में आए और बाद में इसे किसी को गोद दिया जा सके? इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन को लेकर भारत ने पहली बार अपना रुख साफ किया है। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने पहली खबर के तौर पर लगाया है। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बाबत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत हमेशा एक संप्रभु फिलिस्तीन देश के गठन के लिए सीधी वार्ताओं को दोबारा शुरू किए जाने का हिमायती रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लीड स्टोरी बनाते हुए लिखा है कि भारत एक राजनयिक चुनौती का सामना कर रहा है। यह एक पतली रस्सी पर चलने जैसी चुनौती भरा है, क्योंकि एक और आतंकी हमले का उसने विरोध जताया है और इजराइल के साथ कठिन घड़ियों में खड़े रहने की बात कहके उसका समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर उसने फिलिस्तीन की संप्रभुता से जुड़े भारत के पारंपरिक रुख को दोहराया है। फिलिस्तीन से जुड़े भारत के इस रुख का अरब देश समर्थन करते आए हैं। अखबार ने यह भी लिखा कि 7 अक्टूबर को पहला हमला होने के कुछ घंटे बाद भारत ने जो प्रतिक्रिया दी थी, 5 दिन बाद भारत इससे पलटता दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में यह भी कहा कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के नियम से बंधे हुए हैं और वे यह भी बोले कि हर तरह के आतंकवाद से लड़ना सभी देशों की वैश्विक जिम्मेदारी है। इंडियन एक्सप्रेस का मानना है कि भारत ये दोनों बातें कहकर एक ही समय में अलग अलग मुद्दों पर इजराइल और फिलिस्तीन का साथ दे गया और आतंकी हमले के लिए हमास का विरोध भी भारत ने इस तरह से जता दिया है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस अपनी कवरेज में पहले बता चुका है कि युद्ध पर भारत के रुख से अरब मुल्क खुश नहीं थे। वे राजनयिक चैनलों के जरिए भारत से इस मामले में संतुलित बयान की अपेक्षा जता चुके थे। आतंकी हमले के बाद इजराइल की गाजा में जारी जवाबी कार्यवाही की बात करें तो दैनिक भास्कर व अन्य अखबारों ने आशंका जताई है कि गाजा में इजरायली सेना स्थलीय ऑपरेशन जल्द शुरू कर सकती है।
यहाँ इजराइल ने 3 लाख सेना उतार रखी है। सेना की संभावित बड़ी कार्रवाई को देखते हुए लोग खाना, पानी, आश्रय आदि का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। सेना ने एक बयान में यह भी कहा है कि अभी स्थलीय ऑपरेशन को लेकर उनकी सरकार राजनीतिक फैसला नहीं ले सकी है। फैसला आते ही वे इस बारे में कार्यवाही शुरू कर देंगे। युद्ध के 5वें दिन के हाल की बात करें तो इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। राजधानी दमिश्क और अलेप्पो शहर के हवाई अड्डों पर बमबारी की गई है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। यह बमबारी तब हुई है जब ईरान के विदेश मंत्री सीरिया की यात्रा पर जाने वाले थे। दूसरी ओर इजरायली सेना ने कहा है कि उन्हें शक है कि लेबनान की ओर से इजराइल की हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की जा सकती है। और इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि हमास के हमले के बाद उनके 150 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक गाजा की घेराबंदी खत्म नहीं होगी और वहां पानी, बिजली की सप्लाई शुरू नहीं की जाएगी। जबकि हमास ने कहा है कि अगर गाजा के नागरिक इलाकों पर इजराइल हवाई बमबारी बंद नहीं करता है तो वे बंधकों को मार डालेंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को इजराइल पहुंचे और वहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से इजराइल की मदद के लिए मौजूद है। इसके बाद ब्लिंकन कतर जाएंगे। माना जा रहा है कि हमास ने जिन ईरानी महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया है उन्हें रिहा कराने के लिए वहां पर एक विशेष वार्ता हो सकती है। हालांकि इस मामले में इजराइल ने खंडन किया है और कहा है कि ऐसी कोई भी जानकारी सच नहीं है। और अब एक अहम बात इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर है। युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय की पहली फ्लाइट गुरुवार शाम को इजराइल से रवाना होकर शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंची। इसमें इजराइल के 212 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे हैं। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर इसे मुख्य खबर बनाया है। हेडिंग है, इजराइल से घर वापसी शुरू। अब बात घरेलू प्रमुख खबरों की करें तो एक खबर बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी है। सभी प्रमुख अखबारों ने एक खबर प्रमुखता से लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक दोषी करार दिए गए आरिज खान की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। इस पर दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट करने के आरोप थे, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हुई थी। तो इस एनकाउंटर के दौरान इस इंस्पेक्टर की जान चली गई थी और इस मामले में अब अदालत ने आरिज खान की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और अहम खबर भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्तों से जुड़ी आज दी है। नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे P20 सम्मेलन में कनाडाई स्पीकर हामी भरने के बाद शामिल नहीं हुए। G20 सदस्य देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों की ये बैठक शुक्रवार से नई दिल्ली में शुरू हुई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इस बैठक में न आने का कारण कनाडा ने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दफ्तर के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। बात बिहार की करें तो बिहार के बक्सर में हुए यात्री ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि इसका कारण पटरियों का टूटा होना था, जिसके चलते ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। तब ट्रेन 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, जिसके चलते बोगियां बेपटरी हो गईं। इस हादसे में 4 की मौत और 70 लोग घायल हुए थे। इस जानकारी को इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, जनसत्ता व अन्य अखबारों ने पहले पन्ने पर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज के अखबार की प्रमुख खबरें। हम कल फिर मिलेंगे कल के अखबारों की प्रमुख खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।